नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। आंसर राइटिंग सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री सीरीज के अंतर्गत अभ्यास प्रश्न संख्या यहाँ पे 10 होगा। और आप लोगों के डेली की डेली राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और डेली का डेली अपने आंसर राइटिंग को बेहतरीन करने के लिए, ठीक है, आंसर राइटिंग आप लोग करते रहें। उसकी पूरी की पूरी रिव्यू मेरे द्वारा की जाती है, तो बिल्कुल आपको निश्चिंत रहना आंसर राइटिंग के लिए। बस आप लोग डेली की डेली प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में आपको मिलता है एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, और उसी को आप चाहें तो उस टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं अपने आंसर को लिख के। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप जरूर कीजिए। चलिए आज का प्रश्न हम लोग देखते हैं कौन सा है। देख पा रहे हैं यहाँ पे, प्राचीन भारत में गुप्त काल का जो कला हो गया, वास्तुकला, विज्ञान, धर्म और दर्शन के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पे टिप्पणी करना है आपको। अब जब ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप कोई बीए का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं कि बस इन सारे ही चीज़ों को बहुत ही, ठीक है, ब्रीफली आप लिख के आ गए। वैसे आपको बेहतरीन यहाँ पे मार्क्स कभी नहीं मिल सकता है। आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे, ठीक है, डिटेलिंग बहुत अधिक करने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि कम से कम शब्दों में उसका एनालिसिस करने की यहाँ पे आपको ज़रूरत होती है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जितना भी सारा एरिया देखिए दिया गया है, साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि गुप्त काल को आपको मजबूर किया जा रहा है कि गुप्त काल को बोलो कि वास्तव में स्वर्ण काल था। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा जो टर्म है नहीं दिया गया है सामाजिक मुद्दों को लेके, क्योंकि गुप्त काल में सामाजिक मुद्दों को लेके इतिहासकारों में बहुत अधिक कंट्रोवर्सी है। खासकर वहाँ पे जाति जो व्यवस्था है उस ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत, तो सामाजिक मुद्दों में जैसे चंडालों वगैरह को देखेंगे तो बहुत अधिक अधिकार नहीं दिया गया था। इसीलिए आपको जब टिप्पणी करना है यहाँ पे, तो गुप्त काल को स्वर्ण काल बताते हुए एक प्रश्न चिन्ह यहाँ पे जरूर लगा देना है सामाजिक मुद्दों को लेके, ताकि आपका उत्तर बिल्कुल ही यहाँ पे एक चेक एंड बैलेंस हो जाए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रयास करते हैं सिनॉप्सिस के माध्यम से। देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 पार्ट होता है इसका, इंट्रो पार्ट, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे भूमिका में बिल्कुल आप फ्री हैंड है, यहाँ पे जितना अधिक हो सके इसके प्रभावशाली बनाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे गुप्त साम्राज्य और उसके विस्तार के बारे में यहाँ आप लिख सकते हैं कि गुप्त काल का टाइम पीरियड दे सकते हैं, कितना बड़ा गुप्त साम्राज्य फैला हुआ था उसके बारे में यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे जो भी यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछ रहा है, जो मेन जो बॉडी पार्ट है आपका, कला हो गया, वास्तुकला, विज्ञान, धर्म और दर्शन के क्षेत्र में गुप्त साम्राज्य की जो भी उपलब्धियाँ है, खासकर यहाँ पे 9 जो, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 जो 9 रत्न थे, उसका भी आप यहाँ चर्चा कर सकते हैं हर एक सेगमेंट में। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी का अगर आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको शॉर्ट करना होगा। और आप, ठीक है, बीपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, फिर अदर जो अन्य स्टेट पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा आप डिटेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे शब्दों की लिमिट आपको बढ़ा के लिखनी होती है। फाइनली तीसरे पोर्शन पे मैं आ रहा हूँ कि नकारात्मक चीज़ों को भी दिखाने की कोशिश करना है टिप्पणी के रूप में, कि सामाजिक मुद्दों में अभी भी देखिए प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। ये तो हो गया गोल्डन एरा के रूप में, और ये यहाँ पे हो गया सामाजिक मुद्दा, कहीं न कहीं इस गोल्डन एरा पे यहाँ पे प्रश्न लगा रहा है। उसके बाद से यहाँ पे चौथे में यहाँ पे आपको निष्कर्ष डाल देना है, अपनी समझ के अनुसार आपको डालना है। जितना बेहतरीन तरीके से आपने इन चीज़ों को एनालिसिस किया है उतने अच्छे आप निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे भूमिका की। तो सबसे पहले यहाँ पे भूमिका में पूरा का पूरा एक डायमेंशन के अंतर्गत दिखा दीजिए कि लगभग 320 से लेके 550 ईस्वी के बीच देखेंगे तो पूरा का पूरा जो एरिया इसका फैला हुआ है, ठीक है, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण को लेके यहाँ पे, जैसे कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में देखेंगे तो विंध्य पर्वत तक फैला हुआ था। और इधर ही देखेंगे तो समुद्रगुप्त के द्वारा दक्षिण में देखिए दक्षिण विजय का अभियान किया हुआ था, लेकिन समुद्रगुप्त ने उन दक्षिण के क्षेत्रों को हरा के, ध्यान रखिएगा,
फिर से मैं बोल रहा हूँ, हरा के उनको पुनः स्वतंत्र कर दिया गया। बोला था कि मेरे दरबार में हाजिरी आके लगाते रहना, तो ध्यान देना है। विंध्य पर्वत तक और पूरब में देखेंगे तो इधर बंगाल की खाड़ी से लेकर इधर देखिए यहाँ पे सौराष्ट्र तक, इधर ठीक है गुजरात के क्षेत्र, राजस्थान के क्षेत्रों तक यहाँ पे फैला हुआ था। और इतने सारे क्षेत्रों में देखेंगे तो अब जो भी क्षेत्र फैला हुआ है गुप्त काल का, यहीं पे कला, वास्तुकला, विज्ञान, धर्म और दर्शन में अपनी उपलब्धियों के लिए यहाँ पे विख्यात है, जो कि आज भी अगर इतिहास लेखन में देखा जाए तो गुप्त काल को ठीक है कि बिल्कुल ही एक मील के पत्थर के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पे खासकर ब्राह्मण धर्म का पुनः एक पुनरुत्थान के रूप में जान सकते हैं। मंदिरों का पहली बार यहाँ पे बनना शुरू हो गया, उसके भी रूप में आप जान सकते हैं। मतलब यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहली बार यहाँ पे शुरू किया गया, पहली बार हुआ। ठीक है, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं बॉडी पार्ट में। तो बॉडी पार्ट में देखिए यहाँ पे सबका आप मेंशन करते चलता है, मतलब करते जाना है। जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे वास्तुकला या कला के क्षेत्र में। अब वास्तुकला में देखिए बहुत डिटेलिंग नहीं करना है, वरना डिटेलिंग करेंगे तो कला ही आपको पूरा का पूरा 150-200 शब्द कला ही आपका पूरा ले लेगा। ठीक है, तो थोड़ा डिटेलिंग यहाँ पे नहीं करना है, उसका जो ठीक है पूरा जो एनालिसिस पार्ट है उसको यहाँ पे लिखने का प्रयास करना है। तो गुप्त काल देखिए जो मंदिर है यहाँ पे उच्च कोटि की स्थापत्य कला के प्रतीक आज भी यहाँ माने जाते हैं, क्योंकि आज भी ये स्टेबलाइज है। सोचिए गुप्त काल लगभग ठीक है 300-400 ईस्वी के आसपास, और आज 2021 हो गया, लगभग देखेंगे तो देख पा रहे 2021 हो गया, लगभग 1600-1700 साल पुराना जो मंदिर है आज भी अगर किसी न किसी रूप में मौजूद है तो आप समझ सकते हैं। अभी देखिए कंस्ट्रक्शन का काम होता है, घर बनेगा तो पता चलेगा कि ठीक है एक पीढ़ी जाते जाते घर पूरी तरीके से मतलब जर्जर हो जाएगा। सोचिए 1600 साल 1700 साल यहाँ पे जो कलाकृति आज भी अगर मौजूद है तो कितना शानदार यहाँ पे कला का या फिर विज्ञान का यहाँ पे नमूना है। उस काल की चित्रकला देखिए मूर्तिकला और स्थापत्य कला के यहाँ पे बेहतरीन उदाहरण आपको आज एकदम मिल जाएगा। जैसे अजंता हो गया, एलोरा हो गया, सारनाथ हो गया, मथुरा हो गया, अनुराधापुर और सिरगिया में देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पे अजंता को लेके, एलोरा को लेके जितना भी यहाँ पे नाम मैं मेंशन किया हूँ, इसके बारे में अगर आप डिटेलिंग करने लग जाएंगे तो आपका आंसर में एक भटकाव आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, भटकाव आएगा, उधर आप भटक जाएंगे तो समस्या आपको आएगी। तो इसीलिए यहाँ पे टू द पॉइंट रहना है, क्योंकि बहुत सारे डायमेंशन को यहाँ पे कवर करके चलना है। कुछ और भी बातें हैं जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेके। देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी ना अपने समय से, या फिर कह सकते हैं कि जो भी एरा जो होता है ना, उस समय में जो भी चीज़ों की खोज होती है जिससे कि लाइफ पूरी तरीके से आसान हो जाए, वही तो विज्ञान होता है ना। आज हम देखिए इंटरनेट की यहाँ पे खोज हो गई, पूरा सोशल मीडिया से लेके ऑनलाइन शॉपिंग, पूरा लाइफ जो आसान हो गया आज के समय का, ये विज्ञान है। इसीलिए ये जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे इस माइंडसेट से नहीं चलना है कि पहले के लोगों को कुछ नहीं आता था। क्योंकि जब पाषाण युग पढ़ेंगे, पत्थर का युग, जब कई सारे उसमें युग है, ठीक है, तो उन युगों को देखेंगे, 3 होता है ना, मध्य पसार, पूरा पसार, ठीक है, तो ऐसे करके देखेंगे तो आगे मध्य हो गया, ठीक है, 9 पसार कल तक आते आते विज्ञान का एक बेहतरीन जो रूप दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पत्थरों के छोटे छोटे औजार यहाँ पे बनने लग गए थे। इंसानी जो लाइफ थी यहाँ पे पूरी तरीके से आसान होते जा रही थी। तो विज्ञान का मतलब रियल में ये होता है, ठीक है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर आपको दिखना है यहाँ पे कि प्रमुख जो यहाँ पे विद्वान के रूप में देखिए आर्यभट्ट की जो पुस्तक है आर्यभट्टियम, देखिए गणित को लेके जीरो की खोज हो गया, त्रिकोणोमेट्री हो गया, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, पाइथागोरस पर प्रमेय हो गया, मैंने समझ पा रहे हैं आज भी वो चीज़ चल रहा है। पाई का मान हो गया, देखिए उसी समय यहाँ पे दिया गया था। और बड़े मज़े की बात, जितना आर्यभट्ट ने दिया हुआ था लगभग वही वैल्यू आज हम मान के चलते हैं। तो समझना है चीज़ों को, लिखना नहीं है, लिखेंगे तो फिर बहुत बड़ा आपका डायमेंशन हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे खगोल के क्षेत्र में वराहमिहिर की आप कैसे भूल सकते हैं, आर्यभट्ट, ठीक है, पृथ्वी को केंद्र में रख के उसी समय यहाँ पे बोल दिया गया था कि जो सूर्य जो है बिल्कुल यहाँ पे पृथ्वी के, ठीक है, केंद्र में है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। शिल्पकारों को लेकर अगर बात किया जाए तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, जैसे लोहे और कांस्य को अगर देखा जाए तो शिल्पकारियों ने अपने एकदम जबरदस्त चमत्कार दिखाया। क्यों? चूँकि यहाँ पे विज्ञान यहाँ पे डेवलप हो चुका था। जिस तरीके से हड़प्पा काल में देखेंगे तो यहाँ पे पूरे तरीके से, ठीक है, मतलब जो बनाया जा रहा था ना उसमें, ठीक है, कांसा होता था, टीन होता था,
ठीक है, दोनों के अनुपात को मिला के यहाँ पे, ठीक है, एक तीसरा मुझे एग्जैक्ट याद नहीं रहा, आप लोग को अगर याद होगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। एक कांसा था, टीन था, हाँ सॉरी यहाँ पे, ठीक है, टीन था एक, ठीक है, टीन था, ठीक है, और यहाँ पे एक तांबा था, ठीक है, दोनों को शायद मिला के यहाँ पे कांसा को बनाया जाता था, ठीक है, कांसा का रूप यहाँ पे लिया जाता था। आप लोग देख लीजिएगा, एग्जैक्ट मुझे याद अभी आ गया तो इसीलिए मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, देखिए लौह और कांस्य शिल्पकारियों में अपना यहाँ पे पूरी तरीके से चमत्कार दिखाया। बुद्ध की अनेक जो कांस्य मूर्तियों का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे निर्माण करवाया गया, ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में देखेंगे ना, कांस्य की मूर्ति आज भी मार्केट में खूब बिकती है। दिल्ली के मेहरौली में जो लौह स्तंभ जो लगा हुआ है, बहुत सारे उसमें भी नाम जो लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे बार बार पूछा जाता है, अकबर तक का नाम उत्कीर्ण है, समुद्रगुप्त का भी नाम उसमें उत्कीर्ण है हरिसेन के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चीज़ों को समझते चलना है कि दिल्ली के मेहरौली में जो लौह स्तंभ है अभी तक देखिए उसमें जंग नहीं लगा है। अब छोटी इस बात को हल्के में नहीं लीजिए, बिल्कुल वो खुले में है, गर्मी बरसात, ठीक है, कहीं डजंट मैटर वहाँ पे ठंड के दिनों में, जबकि इस तरह की गतिविधियाँ हो तो आज के, ठीक है, कोई भी लोहा है, कोई भी ब्रांडेड जो लोहा है आप बाहर निकाल के देख लीजिए, पेंट नहीं करके देख लीजिए, देखिएगा तुरंत उसमें जंग लग जाएगा। लेकिन ये है कि ठीक है, पिटवा ढलवा लोहा के रूप में मेहरौली का लौह स्तंभ विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बेहद शानदार नमूना आपको पेश करते हुए नजर आएगा। धर्म के क्षेत्र में देखेंगे तो देखिए गुप्त जो सम्राट थे, खासकर ब्राह्मण धर्म को ही मानते थे। आगे चल के जैसे कि स्कंद गुप्त वगैरह का नाम आएगा, जिस समय हुडों का आक्रमण होगा तो वहाँ से देखेंगे तो धीरे धीरे बौद्ध धर्म की तरफ गुप्त शासकों का जो उत्तरवर्ती गुप्त शासक जिन्हें बोला जाता है, अंतिम गुप्त शासकों के द्वारा ब्राह्मण धर्म को भी यहाँ पे प्रमोट किया जाने लगा। तो यहाँ पे देखिए गुप्त सम्राट स्वयं यहाँ पे वैष्णव धर्म को अर्थात ब्राह्मण धर्म को मानने वाले लोग थे, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा एक राजकीय धर्म वैष्णव धर्म होने के बाद, ब्राह्मण धर्म होने के बाद भी ये बाकी धर्मों को ये पूरी तरीके से प्रश्रय देने का प्रयास किए, जैसे कि बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया। अगर चाहते तो देखिए यहाँ पे इनको यहाँ पे पूरी तरीके से हाशिए पे ढकेल दिया जाता, लेकिन नहीं, ठीक है, इनके मानने वाले अनुयायियों के साथ भी बिल्कुल एक सहिष्णुता के साथ पूरी तरीके से बर्ताव किया गया। शासन को लेकर देखेंगे तो यहाँ पे एक पद्धति है जिसका नाम है यहाँ पे मार्शल, ठीक है। ये मार्शल जो है बिल्कुल आप लोगों ने अगर चोल जो साम्राज्य पढ़ा होगा, ठीक है, तो चोल में जो शासन प्रणाली थी एक ग्रामीण सभ्यता के आधार पे बहुत ही देखिए मील का पत्थर साबित होता है। तो ये मार्शल प्रणाली कुछ और नहीं है, ग्रामीण सभ्यता पे ही लगभग ग्रामीण शासन प्रणाली पे आधारित है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको केंद्र और राज्य के बीच के भी अंतर को आपको समझना होगा। जैसे कि अशोक ने यहाँ पे शासन व्यवस्था को लेकर, ठीक है, अब विकेंद्रीकृत जो प्रणाली को बहुत अधिक हद तक अपनाया हुआ था। जैसे कि इस टाइप का अगर, ठीक है, बीच में अगर केंद्र है यहाँ पे तो छोटे छोटे अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पे, ठीक है, शासन प्रशासन को चलाने के लिए बांट देना, यही है मार्शल प्रणाली। गांव से लेकर केंद्र तक बिल्कुल एक मार्शल प्रणाली के तहत ये जुड़ा हुआ है, जिसके वजह से शासन प्रणाली को मैंने चलाने में आसानी होती। इसमें देख पा रहे हैं बड़े राज्यों को छोटे प्रदेशों में विभाजित किया गया था। इसके अलावा यहाँ पे देखिए यहाँ पे व्यापार को लेके भी यहाँ पे हो गया, जैसे कि सोने और चांदी के सिक्के बड़ी संख्या में देखिए यहाँ पे जारी किया गया, जो स्वस्थ अर्थव्यवस्था का बिल्कुल यहाँ पे संकेतक के रूप में मौजूद है। समझ पा रहे हैं यहाँ पे समुद्रगुप्त को बाकायदा उस समय, उसके समय मैंने छोटे छोटे बड़े बड़े क्षेत्रों को जीत के इतना सारा स्वर्ण मुद्रा में उसने इकट्ठा किया था कि स्वर्णगुप्त को कुबेर बोला जाता था। सोचिए तो ये क्या है, ठीक है, ये यही तो है यहाँ पे कि यहाँ पे बड़ी मात्रा में सोने और चांदी का अगर किसी के शासक के पास आ रहा है तो शासक की समृद्धि को दर्शाएगा ही दर्शाएगा, उसके व्यापारिक गतिविधियों को भी दर्शाएगा कि उसके क्षेत्र में रहने वाले जो भी लोग हैं अच्छे तरीके से व्यापार कर रहे हैं, तभी तो बड़ी मात्रा में शासक को कर दे पा रहे हैं। तो आपको समझना होगा इस चीज़ को कि सोने और चांदी के बड़ी संख्या में जारी किए गए जो स्वस्थ अर्थव्यवस्था के संकेतक हैं। व्यापार और वाणिज्य देखिए देश के भीतर मैंने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बाकायदा यहाँ पे होता था, जिसमें प्रमुख जो केंद्र हुआ करते थे, देख पा रहे उज्जैन हो गया, ठीक है, मैंने बिल्कुल यहाँ पे उत्तर से लेके इधर, ठीक है, दक्षिण तक इधर उज्जैन तक आता था, समझ रहे। उसके बाद ताम्रलिप्ति इधर बंगाल में जो बंदरगाह है ताम्रलिप्ति से लेके इधर सौराष्ट्र तक का, ठीक है, प्रतिष्ठान हो गया, भड़ौच हो गया, सब गुजरात के क्षेत्रों की तरफ, विदिशा, प्रयाग, पाटलिपुत्र, वैशाली, ताम्रलिप्ति, मथुरा, अहिछत्र, कौशाम्बी, अधिकतर इसमें देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है,
कुछ क्षेत्र जैसे कि उज्जैन वगैरह मध्य प्रदेश का हो गया। तो बिल्कुल ये कनेक्टिविटी जो है ना आपस में दिखाई दे रही, जो बहुत अच्छे खासे व्यापार को इंडिकेट कर रहा है। इसमें एक प्रमुख जो वस्तुएं थी जैसे कि रेशम हो गया, उसी समय से चल रहा था, लेकिन ध्यान रखिएगा रेशम की खोज यहाँ पे चीनियों के द्वारा किया गया था सबसे पहले। कपास हो गया, दक्कन का क्षेत्र, गुजरात का क्षेत्र, मसाला, औषधि, अमूल्य, ठीक है, रत्न हो गया, मोती, कीमती धातु, स्टील का निर्यात समुद्र मार्ग से किया जाता था। तो यहाँ तक देखिए बिल्कुल समुद्र मार्ग भी यहाँ पे खुल चुका था, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से वो नाव बड़ा नहीं होता था, छोटा ही होता था, लेकिन शानदार तरीके से फंक्शन कर रहा था। कुछ और भी क्षेत्र है यहाँ पे साहित्य के लेके देखिए। कवि और नाटककार कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम, अब यहाँ पे ये नहीं बताना है कि अभिज्ञान शकुंतलम में क्या लिखा, लेकिन वरना फिर तो अगर आप समझिए 10, ठीक है, 15, 20 शब्द लिखेंगे तो फिर ये बताते हैं आपका, ठीक है, वर्ड लिमिट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो अभिज्ञान शकुंतलम हो गया। मालविकाग्निमित्रम, रघुवंश और कुमार संभव जैसे महाकाव्यों की रचना की। ऐसे महाकाव्य देखिए आज भी अगर देखेंगे, ठीक है, तो थिएटर वगैरह में ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है, इसी के आधारित पे मतलब ड्रामा यहाँ पे किया जाता है। हरिशरण ने देखिए इलाहाबाद प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब ध्यान रखिएगा गुणगान होता है, हमने बढ़ा चढ़ा के किसी को लिखना। तो आपको पता है कि समुद्रगुप्त का दरबारी जो कवि था यही था, हरिशरण था, इसी ने इलाहाबाद प्रशस्ति की यहाँ पे रचना भी किया हुआ था। गुणगान करना होता है, ठीक है। शूद्रक ने देखिए यहाँ पे मृच कटका हो गया। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की, जो माना जाता है कि वर्ल्ड जो सेकेंड जो लार्जेस्ट जो सेलिंग बुक के रूप में पंचतंत्र मौजूद है यहाँ पे। सारे भाषाओं में पंचतंत्र का देखिए यहाँ पे ट्रांसलेट करके आज के समय में सेलिंग किया जा रहा है। कितना इंपॉर्टेंट है, समझ पा रहे हैं। ये सारी की सारी जो उपलब्धियाँ है उसी समय गुप्त काल के दौरान ही हुई है। वराह मिहिर द्वारा देख पा रहे हैं बृहद यहाँ पे संहिता लिखी गई, खगोल विज्ञान एवं ज्योतिष के क्षेत्र में योगदान दिया। उसी तरीके से प्रतिभाशाली देखिए गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत लिखा, जिसमें ज्यामिति, त्रिकोणमिति एवं ब्रह्मांड विज्ञान के कई पहलुओं को यहाँ पे शामिल किया गया। शंकु द्वारा भूगोल के क्षेत्र में कई ग्रंथों की यहाँ पे रचना किया गया। सबको आपको बहुत शानदार तरीके से मेंशन करते चलना चाहिए। और एक कोई नहीं है, थोड़ा सा भी आप लोगों ने गुप्त काल को पढ़ा होगा तो जरूर ध्यान होगा कि ये चंद्रगुप्त, ठीक है, जो द्वितीय था, विक्रमादित्य था, उसके सारे के सारे नवरत्नों में से एक हैं, ठीक है। कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे गुप्त काल के दौरान सामाजिक स्थिति में गिरावट को लेकर देखा जाए तो टिप्पणी करना है ना, तो पूरा का पूरा हम मतलब होता है ना, अच्छा चीज़ों को तो हमने दिखा दिया। जो निगेटिव चीज़ है थोड़ा यहाँ पे भी आपको मेंशन करना होगा, तभी तो एग्जामिनर को समझ में आएगा कि सिर्फ और सिर्फ आप गुप्त काल का गुणगान ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि थोड़ा बहुत आप चेक एंड बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो गुप्त काल के दौरान सामाजिक स्थिति में गिरावट, यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि गुप्त काल में सामाजिक विकास में प्रगति नहीं देखी गई, क्योंकि ब्राह्मण धर्म मौजूद था। और ब्राह्मण धर्म जब मौजूद था यहाँ पे, तो आप खुद यही कह सकते हैं ना कि जो व्यक्ति को परछाई से आप अलग कैसे कर सकते हैं। ब्राह्मण धर्म का जो कोर जो एक तरीके से विचार ही था कि समाज में, ठीक है, जो जातीय समीकरण को पूरी तरीके से स्टेबलाइज करना, तो यहाँ पे तो अलग नहीं हो सकता है ना। वो जाति जो व्यवस्था यहाँ पे मौजूद ही थी, बल्कि और यहाँ पे भी मजबूती से मौजूद थी। जैसे कि देखेंगे गुप्त कालों में तो न्यायिक व्यवस्था में देखेंगे, यहाँ पे सोचिए कि जो यहाँ पे ब्राह्मणों था, ब्राह्मण को सोने से तोला जाता था। अगर, ठीक है, अगर वो भारी हो गया तो इसका मतलब कि भाई वो उसने दंड किया है। उसी तरीके से यहाँ पे ब्राह्मण हो गया, यहाँ पे क्षत्रिय था, समझ रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पे वैश्य था, शूद्र था। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय तक तो ठीक था, लेकिन वैश्य और शूद्रों के साथ न्यायिक व्यवस्था, समझ रहे हैं ना, मतलब विष तक पिलाया जाता था, आग में चलाया जाता था कि जल जाओगे, मर जाओगे तो तुमने दंड किया है। तो सोचिए कोई विष पिलाएगा, चाहे नीचे के, ठीक है, शूद्रों को पिलाएगा, विष पिलाएगा, कहे जाएगा तुम बच जाओ तो भी तुम भाई निर्दोष हो, ऐसा कभी हो सकता है। तो ये न्यायिक व्यवस्था को लेकर ना बहुत अधिक प्रश्न चिन्ह यहाँ पे लगते रहता है। थोड़ा आपको एनालिसिस करना है, ठीक है, बहुत अधिक माइंड करके नहीं चलना है, ठीक है। जितना बढ़िया एनालिसिस करेंगे आपको मार्क्स उतना अच्छा मिलेगा। तो ये आपको ये समझना है, ठीक है। चंडालों को देख पा रहे हैं ना, गांव में चंडाल जैसे घुसता था तो उसकी परछाई भी आम लोगों पे नहीं पड़नी चाहिए थी। सारे लोग अपने दरवाज़ा बंद कर लेते। चंडाल बाकायदा एक, ठीक है, मतलब एक कह सकते हैं कि इंडिकेशन के रूप में बड़ा बड़ा जो चिमटा, उसमें बहुत सारे, समझ रहे हैं ना, मतलब जो खिलौनों की आकृति की जो तेज़ आवाज़ करता था, गाँव में घुसते लगते थे बजाने, समझ जाते थे कि हमारे गांव में चंडाल आ गए। तो बहुत समस्या थी कहीं न कहीं। वो उस समय के समाज के संदर्भ में देखा जाए तो सामाजिक विषमता को या फिर सामाजिक कुरीतियों को यहाँ दिखाने का प्रयास करता है। आशा करता हूँ आप इतना समझ गए होंगे।
सती प्रथा का भी पहला उदाहरण गुप्त काल में ही है, 510 ईस्वी में मिलता है। अब इसमें मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, ठीक है, इसमें एक मैं हिंट कर दे रहा हूँ आपको। एक स्त्री है, उस स्त्री का नाम मेंशन करना है, उसका पति जो युद्ध में मारा गया था, जिसकी वजह से वो भी उसके साथ सती हो गई। चूँकि वो प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है, तो नीचे आप लोग कमेंट में जरूर करेंगे। अब यहाँ पे निष्कर्ष के रूप में बिल्कुल अब आसान हो जाएगा निष्कर्ष लिखना हमारे लिए, क्योंकि गुप्त काल ने समग्र समृद्धि और विकास की अवधि की शुरुआत जो अगली 2.5 शताब्दियों तक जारी रही, अर्थात यहीं पे देखिए ये यही था ना गुप्त, ठीक है। कुषाण देखिए समृद्ध हुए तो यहाँ पे कुषाण जैसे ही डाउनवर्ड की तरफ कुषाणों का पतन होने लगा तो गुप्त आ गए। अब गुप्तों के पतन होते होते देखेंगे तो यहीं पे देखेंगे तो आगे चल के जो गुप्तोत्तर साम्राज्य में, ध्यान रखिए, गुप्तोत्तर साम्राज्य में हर्षवर्धन के द्वारा जो, ठीक है, पुष्यभूति जो वंश है उसकी पूरी तरीके से बहुत ही आगे तक को ले जाने का प्रयास करेगा। तो कहीं न कहीं देखिए कोई ना कोई पिच तैयार तो कर रहा है, तभी तो अगला शासक आ रहा है तो उसको शानदार तरीके से और वो लेके जा रहा है, बड़ा स्कोर यहाँ पे खड़ा कर रहा है। न्यू अच्छा मिल गया इन गुप्तों के द्वारा, लेकिन वहीं हर्षवर्धन के बाद से फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। विदेशी आक्रमण, मुस्लिम धर्म का उदय, बहुत सारी गतिविधियाँ उस समय, ठीक है, चलनी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए भारत के इतिहास में इसको स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। हालांकि गुप्त काल को स्वर्ण जो काल है केवल एक दर्जे के रूप में ही स्वीकार किया जा सकता है, निरपेक्ष रूप में नहीं। इतना आपने एग्जामिनर को हिट कर दिया कि देखो भाई, ठीक है, तुम्हें हम बता दिए हैं, साफ साफ यहाँ से तुम्हें समझ लेना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को आंसर सीरीज पसंद आ रहा होगा। अच्छे से सुन लेंगे ना तो इसके दाएं बाएं जो भी प्रश्न आ रहा है उसे भी आप करने की स्थिति में रहेंगे। बस एक कंडीशन है कि आप लोगों ने सिलेबस को थोड़ा सा अच्छे से कवर किया होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस अपनी अलग अलग विचारधाराओं के बावजूद एक दूसरे के प्रति गहरा सम्मान रखते थे, टिप्पणी कीजिए। बहुत आसान सा सवाल है, दोनों के विचारधाराओं को थोड़ा सा कंपेरिजन करते हुए आपको आंसर राइटिंग करना है। तो इसका आंसर आप लोग पोस्ट कीजिए, ठीक है, टेलीग्राम जो मैंने ग्रुप बनाया वहाँ पोस्ट कीजिए ताकि रिव्यू करें, आप लोग भी अपनी कमियों को, खूबियों को जान पाएँ कि आप अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आंसर राइटिंग यही कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट आपको करते रहना है। अपने दोस्तों से भी चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं आप लोगों से, ठीक है। डेली मैं बोलता हूँ लेकिन आप लोग करवाते नहीं है, ठीक है। आप लोगों का बस समझिए गुरु दक्षिणा के रूप में यही है कि आप लोग अधिक से अधिक इन चीज़ों को सब्सक्राइब करवाने का प्रयास किया जाए, जिससे कि इतना बहुमूल्य जो कंटेंट है ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हुए स्टूडेंटों के पास यहाँ पे जाए और वे लोग भी बड़े ख्वाब, बड़े सपने यहाँ पे देख पाएँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।